हेलो जी, नमस्ते। टू टेल्स एंड ट्रैवल्स में आपका स्वागत है। स्वागत है आपका भूटान के सफ़र के पार्ट 2 में। आज हम निकल रहे हैं एक नए मंजिल की तरफ, जहां पहाड़ों की हवा कहानी सुनाती है और हर मोड़ पे एक नया रंग नजर आता है। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चल पड़ते हैं भूटान के एक नए सफ़र पर साथ साथ। थिम्पू के खूबसूरत दिन के बाद हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए निकल रहे हैं पुनाखा की तरफ। थिम्पू से पुनाखा तक का सफ़र लगभग 70 किलोमीटर्स का है, जो 2.5 से 3 घंटे में कवर हो जाता है। ये रास्ता सिर्फ एक ड्राइव नहीं बल्कि एक अनुभव है। अब हम पहुंच गए हैं दोचुला पास पर, थिम्पू और पुनाखा के बीच एक मैजिकल जगह। ये पास लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ से आपको हिमालयाज़ के स्नो केप पीक्स का ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलता है। दोचुला पास को खास बनाता है 108 द्रुक व्यांगल चॉर्टन्स। दोचुला पास पर जो 108 चॉर्टन्स अभी आप देख रहे हैं, उन्हें बना गया था उन भूटानी सोल्जर्स की याद में जिन्होंने 2003 में अपना बलिदान दिया था। उस समय भूटान के सदर्न बॉर्डर्स पर इंसर्जेंट ग्रुप ने अपना बेस बना लिया था और वहां से अटैक्स किए जा रहे थे। भूटान के 4th किंग ने डिसाइड किया कि देश की सुरक्षा और शांति के लिए उन्हें हटाना ज़रूरी है। इस ऑपरेशन में भूटान आर्मी ने एक कठिन लड़ाई लड़ी और अपने 108 ब्रेव सोल्जर्स को खो दिया। उनके वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखने के लिए भूटान की क्वीन मदर ने 108 स्तूपा बनवाए, जिन्हें आज हम द्रुक व्यांगल चॉर्टन कहते हैं। दोचुला पास में एक छोटा सा कैफ़े भी है। यहाँ पे आपको छोटा मोटा स्नैक्स और कॉफ़ी ज़रूर मिल जाएगा। यूजुअली लोग यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ऑल्सो फॉर रेस्ट रूम्स। दोचुला पास के स्पिरिचुअल ऑरा को पीछे छोड़ते हुए अब हम पुनाखा की तरफ उतर रहे हैं। यहाँ से सफ़र लगभग 45 to 50 किलोमीटर्स का है और 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन रास्ता इतना खूबसूरत है कि हर मोड़ पे उतरने का मन करता है। एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र के बाद हम फाइनली पहुंच गए थे पुनाखा, और पुनाखा में हमारा पहला स्टॉप था लंच के लिए। इंटरेस्टिंगली, जहां पे हम लंच कर रहे थे उसके नीचे ही एक बड़ा खूबसूरत सा म्यूज़ियम था। वहां पे भूटानीज़ आर्ट और भूटानीज़ वुडवर्क भी रखा हुआ था। भूटान के ऑलमोस्ट हर शॉप में आपको ये फेलिसिस दिखेंगे, जो कि बहुत वैरायटी ऑफ पेंटिंग्स में पेंट किए जाते हैं। ऑल्सो कुछ नेचुरल फॉर्म में भी बिकते हैं।
जब तक हम अपने रेस्टोरेंट पहुंचे थे तब तक लंच का परफेक्ट टाइम हो गया था और भूख भी काफ़ी लगी थी। आज हमने डिसाइड किया है कि भूटान में हम इंडियन फूड ट्राई करेंगे। भूटान के स्पिरिट्स को ऑन रखने के लिए हमने ऑर्डर किया था एक इमादाची, ब्राउन राइस, एग करी और थोड़े से मंचूरियंस। यहाँ पे इमादाची बहुत टेस्टी तो था ही, पर सरप्राइजिंगली इंडियन फूड भी काफ़ी टेस्टी था। हमने खूब एंजॉय किया अपना लंच। लंच के बाद हमारा फर्स्ट स्टॉप है पुनाखा का फेमस चिमीलखांग यानी फर्टिलिटी टेम्पल। ये टेम्पल 15th सेंचुरी में लामा द्रुक्पा कुनले, जिन्हें भूटान का डिवाइन मैडमैन भी कहा जाता है, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। Tibetan saint, and his teaching is very simple. And then he visited Bhutan twice. First he visited from the central Bhutan, and it's prophesied by the and he met with the Buddhist saint at the central Bhutan. We call the one district we have the Bumthang, called Bumthang. He met with one. Then they had a debate, and he's badly defeated by that monk. Yes, saint. His name is Teten Pemalingpa, and he went back to Tibet, and then he came from the western region, and he shot the arrow from the Tibet, and it's landed over this river, this valley. They have one house. It's landed on the ladder, and he prayed that before he's shooting the arrow, he prayed that it will land the place where the Buddhism is not flourished. Okay. And then he came through he's following the arrow, and he reached here. And when he reached at the Dochula Pass, he met with the one खाना है ना? local man with a cow, and it's evening, and it's getting dark, and then this boy is asking the Lama asking the question to that boy, why you are afraid to cross that Dochula Pass, where we stop, because the boy replied that there we have a demon, one demon, that's Dochula demon, and then he subdued the Dochula demon under this one. We have a black stupa in front of the temple. We have a black stupa. He subdued that demon by transforming the demon into the dog. The Chimilhakang, we known as this place as Chimilhakang, because the Chimilhakang means no dog. No dog. Yes. Oh. But we have dogs. Dogs are there. Yes. The name is derived from that. From there. Yes. And then we have one local deity of this place, and he also transferred that local deity into the Dharma protector of this area. फर्टिलिटी टेम्पल के फाउंडर लामा द्रुक्पा कुनले एक बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी थे। उनकी टीचिंग्स और मेथड्स ट्रेडिशनल मॉनेस्ट्री से अलग थी। उन्हें ह्यूमर, अनकन्वेंशनल बिहेवियर और समटाइम्स शॉकिंग एक्ट्स का यूज़ करके लोगों को धर्म और स्पिरिचुअल पाथ पर गाइड किया। इस वजह से उन्हें डिवाइन मैडमैन भी कहा जाता है। इस टेम्पल के एस्टैब्लिशमेंट के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
एक बार उन्होंने एक लोकल कपल को देखा जो चाइल्डलेस थे और बहुत उदास थे। लामा कुनले ने उन्हें ब्लेसिंग्स देने के लिए एक टेम्पल एस्टैब्लिश करने का फैसला लिया, जहां लोग आके फर्टिलिटी और फैमिली ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना कर सकते थे। टेम्पल के अंदर और बाहर फैलिक सिंबल्स दिखाई देते हैं जो लाइफ, फर्टिलिटी और अबंडेंस के स्पिरिचुअल सिंबल्स हैं। ये सिंबल उनकी टीचिंग्स और उनके ह्यूमर का एक हिस्सा थे, क्योंकि उन्होंने बिलीव किया कि लाइफ और स्पिरिचुअलिटी को लाइटली और ओपनली सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि सिर्फ रिजिड रिचुअल्स में बांध कर रखना चाहिए। आज चिमिलाखांग कपल्स, फैमिलीज और ट्रैवलर्स के लिए एक स्पिरिचुअल स्पॉट है, जहां लोग ब्लेसिंग्स लेते हैं, विशेस मांगते हैं और भूटानीज कल्चर का एक यूनिक, फन और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंजॉय करते हैं। ये टेम्पल ना सिर्फ फर्टिलिटी के लिए फेमस है, बल्कि भूटान के फोकलोर्स और डिवाइन मैडमैन की लेगेसी का एक सिंबल है। फर्टिलिटी टेम्पल के बाहर बहुत सारे लोकल स्टोर्स हैं जहाँ से आप फैलिसिस खरीद सकते हैं। ऑल्सो लोकल भूटानीज मंडला आर्ट भी खरीद सकते हैं। फर्टिलिटी टेम्पल के बाद अब हम पहुंच गए हैं पुनाखा के सबसे फेमस लैंडमार्क पुनाखा जोंग। ये जोंग, जिसे पैलेस ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस भी कहा जाता है, भूटान के हिस्ट्री और कल्चर का एक शाइनिंग एग्जाम्पल है ये। पुनाखा जोंग की खासियत है इसका स्टनिंग आर्किटेक्चर, मैसिव वाइट वॉल्स, इंट्रिकेट वुडन विंडोज और कोर्टयार्ड्स जहां मॉन्क डेली प्रेयर्स करते हैं। ये जोंग दो रिवर्स फोचू और मोचू के बीच में बना हुआ है, जो इसे और भी पिक्चोरियस और स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट बनाता है। पुनाखा जोंग ने भूटान की हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। यहाँ 1907 में भूटान के पहले किंग उग्येंग वांगचुक कोरोनेशन के लिए आए थे। पुनाखा जोंग के वॉल्स और कोर्टयार्ड्स में आपको एंशिएंट मूरल्स और वुड कार्विंग्स दिखेंगे, जो भूटान लेजेंड्स और रिलीजियस स्टोरीज डिपिक्ट करते हैं। हर कॉर्नर में एक हिस्ट्री की कहानी छुपी हुई है, छोटे छोटे सिंबल्स और पेंटिंग्स जो सेंचुरीज ओल्ड कल्चर को जिंदा रखते हैं। आज भी ये जोंग फेस्टिवल्स जैसे पुनाखा तेचू और विंटर कोरोनेशन सेरेमनीज के लिए यूज़ होता है, और विजिटर्स यहाँ के सरीन कोर्टयार्ड्स और रिवर्स के ब्रेथटेकिंग व्यूज़ का आनंद लेते हैं। ये जगह सिर्फ देखने के लिए ही नहीं, बल्कि फील करने के लिए है। हिस्ट्री, कल्चर और नेचुरल ब्यूटी का एक परफेक्ट ब्लेंड।
हमारा अगला स्टॉप है पुनाखा का आइकॉनिक सस्पेंशन ब्रिज। ये ब्रिज लोकल्स और टूरिस्ट्स दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लोकल्स इस ब्रिज का यूज़ करते हैं डेली कम्यूट के लिए और ट्रैवलर्स फोटोग्राफी और नेचर का आनंद लेने के लिए। ब्रिज का डिज़ाइन सिंपल है लेकिन स्टर्डी और सेफ है। और हाँ, हर तरफ प्रेयर फ्लैग्स लटके हुए हैं जो एक ट्रेडिशनल भूटानीज टच देते हैं। ये ब्रिज फोचू रिवर के ऊपर बनी हुई है और यहाँ से आप कोशिश करेंगे तो आपको पुनाखा जोंग भी दिखता है। पुनाखा में एक एक्साइटिंग डे बिताने के बाद हम चल पड़े हैं अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ, फोब्जिका वैली। पुनाखा से फोब्जिका वैली तक का सफ़र लगभग 70 to 75 किलोमीटर्स का है, जिसे कवर करने में 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। रास्ते भर घने जंगल, पहाड़ के बीच घुमावदार सड़कें और हर मोड़ पे एक नया नज़ारा सफ़र को और भी ख़ास बना देता है। जैसे जैसे हम वैली के करीब आते हैं, हवा और भी ठंडी और ताज़ा हो जाती है। वैली तक पहुंचने के बाद एक छोटा सा 1 आवर का ट्रैक है जो आपको और करीब ले जाता है ग्लेशियर वैली की खूबसूरती में। ट्रैक के दौरान आपको लश ग्रीन मीडोज़, धूप और ठंडी छांव का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। फोब्जिका अपनी दूर तक फैली खामोशी, प्राकृतिक ब्यूटी और विंटर में आने वाले रेयर ब्लैक नेक्ड क्रेन्स के लिए मशहूर है। फोब्जिका वैली भूटान के सेंट्रल रीजन में स्थित एक खूबसूरत ग्लेशियर वैली है जो अपनी शांति और प्राकृतिक ब्यूटी के लिए मशहूर है। ये वैली एक लश ग्रीन मेडो, घने पाइन और फिर के जंगल और नदियों से घिरी हुई है। सर्दियों के मौसम में यहाँ रेयर ब्लैक नेक्ड क्रेन्स आते हैं जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर से माइग्रेट करते हैं और वैली को और भी मैजिकल बना देते हैं।
फोटोग्राफी लवर्स के लिए ये वैली एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। लैंडस्केप्स, वाइल्ड लाइफ और सरीन सनसेट्स हर शॉट को परफेक्ट बना देता है। शॉर्ट में फॉप्जिका वैली एक ऐसी जगह है जहाँ नेचर, कल्चर और एडवेंचर एक साथ मिलता है और ये आपके भूटान के सफ़र को यादगार और मैजिकल बना देता है। फॉप्जिका वैली की ब्यूटी एक्सप्लोर करने के बाद अब समय आ गया था लंच का। तो आज हमने भूटानीज क्विजीन ट्राई किया। फॉप्जिका वैली में एक ख़ास जगह है, ब्लैक नेक्ड क्रेन इंफॉर्मेशन सेंटर, जहाँ पे हम फ़िलहाल अभी आए हैं। इसको रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ नेचर द्वारा मैनेज किया जाता है। यहाँ आपको रेयर ब्लैक नेक्ड क्रेन्स के बारे में डिटेल्स में जानकारी मिलती है, उनके माइग्रेशन पैटर्न्स, ब्रीडिंग हैबिटेट्स और कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में। फ़िलहाल इस सेंटर में 2 ही बर्ड्स हैं, एक का नाम है पेमा और दूसरी कर्मा। इन बर्ड्स को यहाँ कंजर्वेशन के लिए रखा गया है। जब इन्होंने विंटर में माइग्रेट किया था तो भूटान में स्ट्रे डॉग्स ने इन पे अटैक कर दिया था। इनकी इंजरी के बाद ये फ्लाई नहीं कर पाती, इसीलिए इनकी देखभाल इसी सेंटर में की जाती है। इसी सेंटर में एक वीडियो शो भी होता है जिसमें इन बर्ड्स के माइग्रेशन के बारे में डिटेल्स बताई जाती है। आज का हमारा आखिरी स्टॉप है लावा ला पास, जो सेंट्रल भूटान के पुनाखा और थ्रोंगसा डिस्ट्रिक्ट के बीच में स्थित है, लगभग 3250 मीटर्स की ऊंचाई पर। लावाला पास के पास एक ट्रेडिशनल चॉटन और कलरफुल प्रेयर फ्लैग्स भी है, जो इस जगह की स्पिरिचुअल और कल्चरल वाइब को एनहांस करता है। ये फोटोग्राफी और नेचर लवर के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। फॉप्जिका वैली की शांति और खूबसूरती का मज़ा लेने के बाद अब हम निकल रहे हैं पारो की तरफ। पुनाखा से पारो तक का डिस्टेंस इज़ अबाउट 140 to 150 किलोमीटर्स, जो कि हम 4 to 5 आवर्स में कवर करेंगे। पारो जाने के लिए हमको थिम्पू वापस क्रॉस करना पड़ेगा और हम जाएंगे वाया दोचुला पास। पुनाखा होटल से चेकआउट करते टाइम एक छोटी सी मिसहैप हुई हमारे साथ। चेकआउट के टाइम हमने सोचा बस लगेज लोड करा लो और निकलते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में पता चला कि हमारा लगेज गलती से एक और कार में लोड हो गया है। हम बस खड़े रहे, देखते रहे और सोचा ये क्या हुआ। थैंकफुली होटल स्टाफ और हमारे गाइड ने तुरंत हैंडल किया। ड्राइवर भैया ने फुल स्पीड में गाड़ी भगाई और उस गाड़ी को कैच कर लिया जहाँ पे हमारा सामान लोड हुआ था।
ऑन द वे टू पारो हमको एक स्पॉट दिखा जहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती है। फ़िलहाल नदी में पानी कम होने की वजह से राफ्टिंग तो नहीं हो रही थी, बट काफ़ी लोग यहाँ रुक के नदी का मज़ा ले रहे थे। तो हम भी रुके और ठंडे ठंडे पानी में जाके अपने पैर भिगोए। पारो पहुंचने के बाद हमारा पहला साइट सीइंग डेस्टिनेशन था पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट सिर्फ भूटान के मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि अपनी ब्रेथ टेकिंग लोकेशन के लिए भी फेमस है। पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ सिर्फ स्पेशली ट्रेन्ड पायलट्स ही लैंड कर सकते हैं। ये एयरपोर्ट हिमालय के बीच नैरो वैली में और हाई माउंटेन्स के आसपास लोकेटेड है। इसी लैंडिंग काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती है। पायलट्स को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ताकि वो इस ट्रिकी अप्रोच और शॉर्ट रनवे पर सेफली लैंड कर सकें। लकीली हमको भी एक फ़्लाइट यहाँ पे लैंड होती हुई दिखी थी। अब हम जा रहे हैं टू ट्राई आउट ट्रेडिशनल भूटानीज ड्रेस फॉर वुमेन। हमने ये कीरा और तोय को यहाँ रेंट पे लिया है और हम अब इन्हें पहन के भूटानीज कल्चर के और करीब से एक्सपीरियंस करेंगे। ब्राइट कलर्स, इंट्रिकेट पैटर्न्स और यूनिक स्टाइल के साथ ये अटायर एक परफेक्ट वे है टू फील करने के लिए कि भूटान की कल्चर और ट्रेडिशन कैसी है। आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं भूटान के सबसे खूबसूरत और हिस्टोरिकल फोर्टोन में से एक पारो जोंग, जिसे रिंगपुंग जोंग भी कहा जाता है, जिसका मतलब है फोर्ट्रेस ऑन अ हीप ऑफ ज्वेल्स। ये जोंग 17वीं सेंचुरी में सबड्रुंग ग्वांग न्यामग्याल ने बनाया था, वही महान व्यक्ति जिन्होंने भूटान को एकीकृत किया था। आज भी ये एक मोनेस्ट्रिक सेंटर के साथ साथ पारो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी है। अंदर जाके आपको मिलती हैं पुरानी पेंटिंग्स, बुद्धिस्ट मूरल्स और स्टनिंग आर्किटेक्चर जो भूटान के रिच कल्चर को दिखाता है। यहाँ हर साल होता है पारो शेचू फेस्टिवल, जहाँ मॉन्क्स और लोकल लोग मिलके ट्रेडिशनल मास्क डांस करते हैं। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, पारो जोंग को बॉलीवुड मूवी लिटिल बुद्धा में भी दिखाया गया था। ट्रूली पारो जोंग एक ऐसी जगह है जहाँ हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी और ब्यूटी तीनों एक साथ मिल जाते हैं।
आफ्टर एक्सप्लोरिंग द मैजेस्टिक पारोजोंग हम वापस अपने होटल लौट आए और थोड़ा आराम किया क्योंकि कल का दिन बहुत खास होने वाला था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम तैयार थे भूटान के सबसे आइकॉनिक स्पॉट के लिए, टाइगर्स नेस्ट मॉनेस्ट्री यानी कि पारो तक्संग। सो दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रैक। हमारे होटल से ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट वॉज अबाउट डिस्टेंस ऑफ 15 मिनट्स का ड्राइव। सुबह सुबह हमने अपना ट्रैक शुरू किया टाइगर्स नेस्ट मॉनेस्ट्री के लिए, जिसे पारो तक्संग भी कहा जाता है। ये भूटान का सबसे फेमस और स्पिरिचुअल स्पॉट है। सी लेवल से 10,000 फीट की हाइट पर और एक क्लिफ के ऊपर बना हुआ है। कहा जाता है कि गुरु पद्मसंभवा, जिन्होंने भूटान में बुद्धिज़्म का प्रचार किया था, यहाँ एक फ्लाइंग टाइगर की पीठ पर आकर मेडिटेट किए थे। इसी वजह से इसका नाम पड़ा है टाइगर्स नेस्ट। टाइगर्स नेस्ट का ट्रैक भूटान का सबसे पॉपुलर ट्रैक है और सच कहूँ तो थोड़ा टफ भी। ये ट्रैक लगभग 6 किलोमीटर्स राउंड ट्रिप है, जिसमें आपको 700 to 800 मीटर्स की स्टीप क्लाइंब करनी पड़ती है। ट्रैक का पहला पार्ट थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, चढ़ाई ज़्यादा है और रास्ता कहीं कहीं पे स्लिपरी होने लगता है, स्पेशली अगर बारिश हुई हो। लेकिन बीच रास्ते में छोटी सी कैफेटेरिया पॉइंट मिलती है, जहाँ से टाइगर्स नेस्ट का फर्स्ट ग्लिम्स मिलता है और बिलीव मी, वो व्यू आपकी सारी थकान मिटा देता है। सामने जो आप ये छोटा सा बिल्डिंग देख पा रहे हैं, दैट इज़ द कैफेटेरिया। हम ऑलमोस्ट कैफेटेरिया पहुंच ही गए हैं, विच इज़ हाफ वे टू द ट्रैक। This is the entry point to the cafeteria, which is the Taksang cafeteria. And यहाँ से entry करने के बाद the cafeteria is about 200 to 300 meters away. सिंस हम लोग ट्रैक के लिए अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, तो हमने होटल में ब्रेकफास्ट नहीं किया था।
तो हमारे गाइड ने हमारा ब्रेकफास्ट पैक करवा लिया था, जो कि हम अभी खा रहे हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं खाएंगे बिकॉज़ अभी आधा ट्रैक और बाकी है, तो थोड़ा सा जूस, थोड़ा सैंडविच यही खा के एनर्जी बूस्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कैफेटेरिया से ही मॉनेस्ट्री का फर्स्ट व्यू दिखने लगता है। वो जो ऊपर में क्लिफ के ऊपर आप देख पा रहे हैं, दैट इज़ द मॉनेस्ट्री। कैफेटेरिया के बाद का रास्ता उतना स्टीप नहीं है, बट यहाँ पे बहुत सारे स्टेयर्स हैं और स्टेयर्स शुरू होते ही आपको व्यू पॉइंट्स नज़र आने लगेंगे। अभी हम जहाँ फ़िलहाल खड़े हैं, दिस इज़ द फर्स्ट व्यू पॉइंट ऑफ द टाइगर नेस्ट मॉनेस्ट्री। दिस इज़ द फुटेज फ्रॉम द थर्ड व्यू पॉइंट। बहुत ही मेस्मराइजिंग लगता है व्यू यहाँ से। तो रिमेंबर टू टेक पिक्चर्स एंड वीडियोज़ फ्रॉम द थर्ड व्यू पॉइंट। बहुत ही सुंदर है, प्लीज़ ये ट्रैक मिस मत कीजिएगा। to 4 आवर्स के ट्रैक के बाद हम फाइनली पहुंच गए थे मॉनेस्ट्री। इम्पॉर्टेंट बात, मॉनेस्ट्री में एंट्री के लिए आपको फुल कपड़े पहनने पड़ते हैं, फुल स्लीव्स टी शर्ट एंड फुल पैंट्स। यहाँ पे शॉर्ट्स और स्लीवलेस टॉप्स अलाउड नहीं है। मॉनेस्ट्री का एक एंट्री फ़ी है विच इज़ 1000 रुपीज़ पर पर्सन। तो ये टिकट आपका गाइड आपके लिए पहले ही कलेक्ट कर लेगा। अगर आप मॉनेस्ट्री के अंदर नहीं जाते हैं तो आपको टिकट नहीं लगेगी, सिर्फ ट्रैक इज़ फ्री, बट मॉनेस्ट्री के अंदर जाने के लिए आपको एक फ़ी देना पड़ता है।
दिस इज़ द एंट्री पॉइंट टू द मोनेस्ट्री टेम्पल्स। तो यहाँ पे आपको अपना बैगेज रखाना पड़ता है, उसके बाद ही आप एंट्री कर सकते हैं और किसी भी टाइप का फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है। और इसी के साथ हमारा भूटान का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। फ्रॉम पीसफुल मोनेस्ट्रीज ऑफ थिम्पू टू डिवाइन ब्यूटी ऑफ पुनाखा और फाइनली ये मैजिकल एक्सपीरियंस ऑफ टाइगर नेस्ट्स इन पारो। हर जगह ने एक अलग कहानी सुनाई और एक अलग शांति दी। अब हम वापस लौट रहे हैं, लेकिन दिल का एक हिस्सा यहीं इन पहाड़ों और मोनेस्ट्री के बीच रह गया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट डेस्टिनेशन में मिलते हैं एक नए सफ़र, नए एक्सपीरियंस के साथ। आज के लिए टूटू टेल्स एंड ट्रैवल्स में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ।